बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उरीदा अशरत अली एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री के लिए। आज जो मेरा टॉपिक है वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये कोड डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में लगाया है। थिंक बिग एंड थिंक पॉजिटिव, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किस तरह से सोचते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट से आजकल सुन रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे ही केस में ऐसे क्यों हो गया, पेंडेमिक आ गया और मतलब हम कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या होगा। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ, आपके बैच के तमाम स्टूडेंट्स के साथ वो उसी तरीके से सफ़र करें जिस तरीके से आप करें। तो हमें जो है वो सबसे पहले पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जहाँ पे भी जाएंगे या जहाँ पर भी हमें जाना है तो वहाँ पे सबसे पहले तो वो ज़ात हमें लेकर जाती है। सही है, हमारे बस में तो कोई बात है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को चाह सकें, या हमारे दिमाग में उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो ज़ात ना चाहती हो। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी कि अपने आप को काम रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपनी मेहनत को जारी रखिए। आगे के सारे रास्ते, ये आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये पहले से डिसाइडेड है अल्लाह ताला के पास, और आप जो है वो खुद ब खुद अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको मेहनत नहीं छोड़नी, और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना, इस ख़ास तौर से इस वक्त में। तो अपनी तैयारी करते रहिए और बाकी सब चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दें कि वो किस तरीके से हालात आप लोगों के लिए आसान कर देगा। ये हमारी सोच होती है। तो अब आप लोगों को मैं वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ कि आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मैं रिवाइज्ड मॉडल पेपर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना नहीं सकी थी क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊँगी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैंने रिवाइज्ड जो मॉडल पेपर आया है आप लोगों का, जो इंतहाई ईजी है, मैंने उसको पूरा देखा है और आप यकीन करेंगे मैंने इसको 1 घंटे से भी कम वक्त में जो है वो सॉल्व कर लिया था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं ख़ुद भी केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ शायद इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वाकई बहुत इजी है। और जिस तरीके के हालात रहे और जिस तरीके की हमारी एजुकेशन रही है मुसलसल डिस्टर्ब, तो उस हिसाब से वो बहुत ईजी पेपर है। तो मैंने वो सारी टिप्स वगैरह भी इस वीडियो में डिस्कस की है। हम ऑर्गेनिक पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी चीज़ आपको टॉपिक से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से, किसी फील्ड डिस्कशन भी आपको करनी है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पेज से लेटेस्ट अपडेट से कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन जो आपकी क्वेरीज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा जो जितनी भी होती हैं वो ईमेल पे अगर आप मुझसे पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत कमेंट्स वगैरह के। तो और इसके अलावा आप जो है इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि ये सपोर्टिव है और सपोर्ट उन स्टूडेंट की होती है जो केमिस्ट्री या प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन तक ज़रूर आप शेयर कीजिए और और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और दुआओं में याद रखिए। मुल्क को भी, अपने आप को भी, ख़ास तौर से अपने नसीब के लिए जो है ज़रूर दुआ कीजिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिक सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन बी ही हमारा है, लेकिन हम जो पोर्शन आए हैं वो हम आए हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक में हमारा पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, क्योंकि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 ही था और इसका पार्ट 7 पे हैं हम। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको 2 सवाल जो है वो लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करने हैं, और एक आपकी चॉइस है कि आप ऑर्गेनिक से करते हैं या इनऑर्गेनिक से करते हैं, जिस भी पोर्शन का आपको बेहतर है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ टर्म्स हमें डिफाइन करनी है। तो उनमें से सबसे पहली टर्म है ग्लाइकोसिडिक। अच्छा, ये एक ऐसी टर्म है कि जो सिर्फ हमारे पास हमने इसको कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में पढ़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलीमर जो हमारे पास शुगर होती है ना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको जोड़ने में, उनके पूरे ग्रुप को जोड़ने में जो है वो ये लिंकेज का वर्ड इस्तेमाल होता है। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई डेफिनेशन का वो है नहीं। तो ये सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो किसके दरमियान होता है, कार्बोहाइड्रेट के दरमियान होता है। कार्बोहाइड्रेट को ये जोड़ने में जो है वो मदद करता है, तो ये हमारे पास वो लिंकेज होती है। तो इसमें इतनी आपको सिर्फ कॉमन सेंस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये लिंकेज का वर्ड जो है वो कहाँ यूज़ हुआ है। ये कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर से आया है। ठीक है, तो इसकी अब हम डेफिनेशन में आपको लिखवा देती हूँ।
जी, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो एक टर्म है जो कि मैंने आपको बताया था कि शुगर मॉलिक्यूल के की जो जॉइनिंग में जो यूज़ होती है वो हमारे पास लिंकेज आती है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की जो डेफिनेशन है मेरे पास, मैंने आपको लिखवाई कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट जॉइंस अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टुगेदर टू अनदर ग्रुप, यानी कि या तो आपस में कर लेते हैं ज्वाइनिंग, या फिर कुछ किसी और ग्रुप से भी जो है वो ज्वाइन करने में मदद दे सकता है ये। विच मे और मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेट, या तो वो अपने ही मॉलिक्यूल से यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज्वाइनिंग हो जाएगी आपस में, या फिर ये होगा कि कोई और ग्रुप भी हमारे पास आके लग सकता है। जैसे कि शुगर में अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है और एक 6 मेंबर्ड शुगर है, तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो जो दो जुड़ने के लिए जो उसको मीडियम आ रहा है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है एक 5 कार्बन की शुगर आके लग जाए, तो ग्रुप चेंज हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी भी जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास किस में होती है कि एरोमेटिसिटी जो है वो होती है हमारे पास जो साइक्लिक रिंग्स होते हैं, ठीक है, और कॉन्जुगेशन भी रखते हैं अपने अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेंजीन, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, बेंजीन रिंग की। तो ये जो रिंग्स होते हैं या इस तरीके के जो स्टेबल होते हैं और मतलब कॉन्जुगेशन होती है, उसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं एरोमेटिसिटी में। एक तो देखा जाता है कि वो साइक्लिक होने ज़रूरी हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होते हैं, तो वो साइक्लिक होने ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या चीज़ है कि उसके अंदर ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या इस तरीके से हो कि हमारे पास या तो हो पाए सिग्मा पाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ये पाए सिग्मा पाए, ये है ना पाए सिग्मा है ये, और ये पाए दोबारा से, तो इस तरीके से हो, या फिर हमारे पास हो पाए सिग्मा या और लोन पेयर, ठीक है, या फिर हमारे पास हो पाए सिग्मा और हमारे पास हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास इन तीनों तरीके से अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन हो रही होगी तो वो हमारे पास एरोमेटिसिटी में, मतलब एरोमेटिसिटी के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। तो एक तो साइक्लिक का होना, एक कॉन्जुगेशन का होना ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है कि 2 डायमेंशनल होगी, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा या जो भी रिंग होगा वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होना चाहिए, यानी कि उसका जो कार्बन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो वो हमारे पास कौन सी देंगे ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल, ये हमें गिवन होता है, पता होता है, या बुक्स में हमें मिल जाता है कि ये प्लानर है ये नहीं है, प्लानर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये हो गई प्लानर, और चौथी चीज़ आ जाती है हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 4n+2 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर हम n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 4 1 4 एंड प्लस तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अगर हम लगते हैं 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से अगर हम इसमें 10 पाई सही है, इस तरीके से ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। डिवाइड ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली ये जो है वो एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। तो एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन में भी यही 4 चीज़ें आपको डिस्कस कर देनी है। ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ये आप ना घबराएं कि हमने पढ़ी नहीं है या ये नहीं किया है। तो एरोमेटिसिटी सिंपली एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में ये 4 चीज़ें का होना ज़रूरी है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन में कंबाइन करके लिख देनी है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को जो 4 चीज़ें बताई थी, यानी कि रिंग का साइक्लिक होना, रिंग का कॉन्जुगेशन, रिंग में कॉन्जुगेशन होना, ठीक है, रिंग के अंदर आपके पास जो है वो sp2 यानी कि प्लेनर होना, प्लेनर सिस्टम होना, और हमारे पास चौथी चीज़ क्या आती है कि हक्कल रूल फॉलो करना। तो अब ये इन चारों चीज़ों को मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन लिख दिया है। मैंने कहा है कि एरोमेटिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर्स विथ पाई बॉन्ड्स इन रेजोनेंस दैट इन रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन हो रही है उसमें, ठीक है, दैट गिव्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी एंड द सिस्टम कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग,
ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मैंने सिर्फ सिंपली कंबाइन करके लिख दी हैं यहाँ पे, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई एरोमेटिसिटी की, जो एक प्रॉपर्टी थी। इसी तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी जो है वो एक वर्ड, एक लिंकेज थी, इसमें भी मतलब उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली है, तो आप इस तरीके से उसको डिफ़ाइन कर देंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारे पास है अब होमोलोगस सीरीज़ की, और हमारे पास लास्ट होगी उस जो 4 इन्होंने टर्म्स डिफाइन करने के लिए कही हैं, तो प्लास्टिसाइज़र की होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ हम सभी जानते हैं, होमो मीन्स जो होता है वो सेम है। होमो मतलब क्या होता है कि सेम होना किसी चीज़ का, तो इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि जो सेम है। अब आइसोमेरिज्म और होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक क्लियर फ़र्क वाज़े बता दूं आपको इसमें, कि इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी वो सेम होती हैं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज आता है, या तो ब्रांच्ड होता है या वो अनब्रांच्ड होता है, या फिर वो डिफ़र होता है CH2 मिथाइलिन ग्रुप से, ठीक है। उसमें मिथाइलिन ग्रुप ज़्यादा होते हैं। और होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है कि सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, सिर्फ उसकी जो नंबर ऑफ कार्बन की चेन है वो डिफ़र करती है, बाकी उनका जर्नल फार्मूला सेम होता है, सब पे एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, चाहे वो कोई से भी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ हो, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, बट द मेंबर ऑफ सीरीज कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड और डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप और CH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, कि ये आपके पास उसकी डेफिनेशन है कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती है। ज़ाहिर है कि वो सेम फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ से बिलोंग कर रहा है कोई मॉलिक्यूल, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही रहेंगी। अगर अल्कोहल फैमिली से, तो वो उसके मतलब वो रहेगा तो अल्कोहल ही ना, तो केमिकल बिहेवियर तो उसका सेम ही रहेगा। बस क्या होगा कि उसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर में चेंज आएगा, यानी कि उसका जो साइज़ होगा या तो वो बड़ा हो जाएगा कार्बन चेन का, ठीक है, या फिर जो है वो इसी तरीके का चेंज होगा कि CH2 ग्रुप जो है वो चेंज होगा, या तो वो ब्रांच्ड होगा, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, या इस तरीके से हमारे पास उसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने जो है वो कुछ जर्नल फार्मूले लिख दिए हैं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ में जर्नल फार्मूला सेम रहता है। हमारे पास अल्केन का क्या है, CnH2n+2, और अल्कीन के लिए CnH2n, अल्काइन के लिए CnH2n-2, ठीक है। अल्कोहल के लिए हमारे पास CnH2n+1, देन OH एक फंक्शनल ग्रुप जो कि अल्कोहल की सीरीज़ के साथ हर उसके साथ लगेगा, ठीक है, हर मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, तो ये मैंने सिर्फ ऐसी आप लोगों को बताने के लिए लिखा है, इसको आपको डेफिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सिर्फ डिफ़ाइन द टर्म्स पूछा है उन्होंने, या डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स पूछा है, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपसे डिफ़ाइन पूछा है, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ था। अब हमारे पास लास्ट टर्म है, इसमें जो हमने क्वेश्चन में दी हुई है वो है हमारे पास प्लास्टिसाइज़र। प्लास्टिसाइज़र क्या होते हैं, कि प्लास्टिसाइज़र कुछ ऐसा सच डेफिनेशन में उसको ले लिया गया, लेकिन वो एक सब्सटेंस है जो कि इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स की डिफरेंट स्टेजेस के लिए। फॉर एग्जांपल हमें पाइप चाहिए, ठीक है, तो अब हम उसमें जो प्लास्टिसाइज़र यूज़ होगा वो उसको हम देखेंगे कि हमें कितना डालना है। बेसिकली प्लास्टिसाइज़र का काम क्या है कि वो सॉफ्टनेस बढ़ाता है, विस्कोसिटी डिक्रीज़ करता है, ठीक है, इस तरीके का काम है उसका। तो वो हमें देख के करना होता है कि हमें किस चीज़ में कितनी थिकनेस चाहिए, या कितनी उसकी सॉफ्टनेस चाहिए, या कितना हमें उसको रिजिड रखना है, कितना उसको हार्ड रखना है। तो वो हम जो है वो सारी चीज़ें ये प्लास्टिसाइज़र पे डिपेंड करी होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लास्टिक होती है, जैसे शॉपिंग बैग्स होते हैं, तो इसमें बहुत ही थिन, बहुत ही हल्की मतलब प्लास्टिक का वो होता है, तो इसमें
तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये प्लास्टिसाइज़र एक सब्सटेंस होता है, ये कंट्रोल करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वक्त जो है वो हम देखते हैं कि हमें कितना किस में यूज़ करना है, ठीक है। तो हम उसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं अब जी। तो ये रही हमारे पास प्लास्टिसाइज़र की डेफिनेशन कि इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू अ मटीरियल टू मेक इट सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल, to increase its plasticity, to decrease its viscosity and to facilitate the manufacturing process, ठीक है। तो ये एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। प्लास्टिक को, हर प्लास्टिक की अपनी उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको सॉफ्टर करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए, ठीक है, उसकी प्लास्टिसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो उसकी विस्कोसिटी वो भी डिक्रीज़ करता है, और ये फैसिलिटेट करता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 8 है, ऑर्गेनिक सेक्शन का। और उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि डिफाइन द पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एज आइसोमर्स एंड विच पेयर कंटेन पॉलीमर, ठीक है। तो हमसे आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन पूछिए सबसे पहले, तो हमें इनको डिफाइन करना है। और इसके बाद हमसे पूछा गया कि कुछ हमें ग्रुप, कुछ पेयर्स दे दिए गए हैं, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि आइसोमर कौन से हैं और कौन सा पेयर में जो है वो पॉलीमर कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता क्या है, जैसे नाम से ही जाहिर है, पॉली मैनी, ठीक है। तो हमारे पास एक या एक से एक तो नहीं, दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं एक साथ, तो वो हमारे पास पॉलीमर फॉर्म करते हैं, चेन फॉर्म करते हैं, और वो चेन क्या कहलाती है, हमारे पास पॉलीमर होती है, ठीक है। अब वो 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, और इसके अलावा वो ब्रांच 3 डायमेंशनल होगी, या फिर वो चेन की फॉर्म में होगी, तो वो भी हमारे पास पॉलीमर होगा, यानी वो पॉलीमराइजेशन एक फिनोमिना है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारे पास डेफिनेशन पॉलीमराइजेशन की, कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मोनोमर मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन इन ये रिएक्शन लिखा है मैंने, आप रिएक्शन की फुल स्पेलिंग लिख लें। केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म पॉलीमर चेन और 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स, ठीक है। तो यहाँ ये रही इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी एक फिनोमिना है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें अक्सर रटी हुई होती है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, या नहीं मेरे ख्याल से 9th क्लास में हमने पढ़ी होती है आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम 9th क्लास के बाद दोबारा इस कॉलेज केमिस्ट्री में भी हम जो है वही डेफिनेशन रट रहे होते हैं। तो बिल्कुल आज मैं आप लोगों को एक ऑथेंटिक डेफिनेशन उसकी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बुक्स जो मैंने पढ़ी थी उस वक्त भी वही डेफिनेशन थी, आज भी बुक्स में वही डेफिनेशन है, जो कि गलत है। स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन है वो बेसिकली, और वो उसको आइसोमेरिज्म में उन्होंने डेफिनेशन कर दिया है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। तो अब मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डेफिनेशन इसकी लिखवा रही हूँ, तो आपको वही फॉलो करनी है।
जी, तो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म की लेटेस्ट डेफिनेशन है, या ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है और यही इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि आइसोमेरिज्म को हम फर्दर बहुत ज़्यादा क्लासेस में मतलब डिवाइड करते हैं। हमारे पास आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होते हैं, हमारे पास वही नहीं होते सिर्फ जो हमने बुक में पढ़े हैं, पोजिशनल और चेन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बहुत आइसोमेरिज्म को बहुत तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। आइसोमेरिज्म सबसे पहले को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये आगे पढ़ने वाली केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम करता है अगर आप इसी स्टेज पे ना समझें। तो अभी मैं वो चैप्टर पे नहीं समझा रही, मैं भी आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो मैंने सिर्फ ये डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे सही करवाई है। तो अच्छा, जो बुक में जो डेफिनेशन होती है ना इसकी, वो क्या होती है, हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक तो ठीक है, लेकिन बट वो बुक में कहते हैं कि बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आइसोमेरिज्म में सेम हो सकता है, और जहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है वो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत देख के हमें ख्याल करना चाहिए कि वो डेफिनेशन हम मत नहीं फॉलो करें बुक वाली। ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है कि अ सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल और एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये है ऑथेंटिक डेफिनेशन। अब हम चलते हैं कि उस पेयर में से हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा जो है वो कौन है। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ पेयर्स दिए हुए हमें, और हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर में पॉलीमर है और कौन से पेयर में जो है वो आइसोमर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को साफ जाहिर हो रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले देखें ग्लूकोज और स्टार्च लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो एक पॉलीमर है, वो ग्लूकोज जो है वो पॉलीमर हो ही नहीं सकता। ग्लूकोज एक सिंपली शुगर है, ठीक है, शुगर का मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, जबकि स्टार्च जो होता है वो हमारे पास बहुत सारे सैकराइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टार्च जो है वो पॉलीमर है। तो इसमें जो है वो स्टार्च इज़ अ पॉलीमर। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे स्टार्च इज़ अ पॉलीमर, तो इसमें ये बता देंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली अगर हम देखें तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये आइसोमर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के ये आइसोमर्स है, लेकिन ये कौन से आइसोमर्स हैं, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप अच्छी तरीके से याद हो तो आप हमेशा आपको याद होगा कि हमारे पास ROR होता है, वो हमारे पास ईथर होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप ईथर होता है। और अगर आप ये वाला देखें तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, जो कि किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए होता है। तो यहाँ पे ये कौन से आइसोमर्स हो गए, फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स हो गए। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले भी अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे CHO है, CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, और CO उधर लगा हुआ है, ये CO। तो ये वाला जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन का है। तो यहाँ पे जो है वो कौन से हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विनाइल क्लोराइड लिखा हुआ है और यहाँ PVC लिखा हुआ है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली से वैसे ही नाम से जाहिर होता है कि PVC जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो ही है हमारे पास पॉलीमर। तो यहाँ पे PVC इज़ अ पॉलीमर, ठीक है। तो इसके आंसर कुछ इस तरीके से करने थे। आप देख सकते हैं कि जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रही हूँ तो ये इंतहाई मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ईजीएस्ट पेपर केमिस्ट्री का कभी बन ही नहीं सकता। और मैं तो अब ये कह रही हूँ कि अगर मैं इसमें होती अब इस स्टेज पे तो वाकई शायद मेरा केमिस्ट्री में जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते। तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है इस वक्त कि आप बहुत अच्छे घर बैठ के जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं तैयारी करके। तो आप जो है ये अब आपको समझ आ गए होंगी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके ऑर्गेनिक के। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्गेनिक सेक्शन में, जो अभी मैंने इससे पहले भी बात कर रही थी, जो इक्वेशंस का सेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो इक्वेशन के सवाल में क्या किया हुआ है उन्होंने कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स, और इसमें हमें 5 दिए हुए उन्होंने, और उसमें हमें Ni4 करना है, जो इक्वेशंस बनानी है वो Ni4 की बनानी है। तो नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाना है फ्रॉम इथीन,
ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल से हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाना है। तो अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की हुई होगी, एक तो आपको फौरी जहन में आ जाएगा कि इथाइल के जो इथीन के जो हमारे पास रिएक्शंस थे ना, उसके अंदर ये सारे रिएक्शंस हमने पढ़े हुए हैं। तो आपको पता है कि इथीन की जो है जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं कोल्ड के MnO4 के साथ। अच्छा, कोल्ड का लिखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी इंपॉर्टेंट की वजह यह है कि अगर हम इसको हॉट के MnO4 से करवाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें कोल्ड लाजमी मेंशन करना है। अगर हम कोल्ड के MnO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसकी अल्कलाइन उसमें, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारे पास इथीन ऑक्सीडेशन हुई इसकी किससे, कोल्ड के MnO4 में, और हमारे पास बन गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब इथीन को जो है वो हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, तो हमारे पास ये भी मेंशन हो सकता था यहाँ पे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल फ्रॉम एसिटाइलिन। ठीक है, तो सॉरी इथाइलिन इथीन को हम इथाइलिन भी कहते हैं, और जो है इथाइन को हम एसिटाइलिन कहते हैं। सॉरी, मेरी मिस्टेक है। इथीन को हम क्या कह सकते हैं, इथाइलिन। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं, इथाइलिन भी कह सकते हैं इथीन को। तो हमारे पास ये भी लिखा आ सकता था कि इथाइलिन ग्लाइकॉल फ्रॉम इथाइलिन। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल फ्रॉम इथीन। ठीक है, और ये भी लिख सकते थे कि इथीन रिएक्ट विद कोल्ड के MnO4। ठीक है, इथीन जो है वो इसने रिएक्ट किया कोल्ड के MnO4 से, तब भी हमारे पास प्रोडक्ट में इथाइलिन ग्लाइकॉल ही फॉर्म हो सकता है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ऑर्गेनिक में जो है वो बहुत घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस में ऐसा नहीं होता। इनऑर्गेनिक में जो है और जैसे है एज इट इज़ इक्वेशन आपसे वही पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिनाइल हाइड्राजोन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनाइल हाइड्राजोन आप देख सकते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपको उस किससे फॉर्म करना है, फॉर्मेल्डिहाइड से। अब हम सबको पता है फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कंडेंसेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, और ये जो है वो एज इट इज़ ये उठ के फिनाइल हाइड्रोजीन का जो पूरा मॉलिक्यूल है इसमें से H2 निकल जाएगा, O निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, फिनाइल ये लगा हुआ है हमारे पास, तो ये हमारे पास फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है वाइट सॉलिड फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, अब आप देखें यहाँ पे इथाइन को इन्होंने चेंज कर दिया, इथाइन का नाम जो है वो एसिटाइलिन भी होता है। जैसे इथीन को इथाइलिन भी कह सकते हैं, ऐसे ही इथाइन को एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं सॉरी। तो ये हमारे पास इथाइन है, यानी कि एसिटाइलिन है ये, और एसिटाइलिन को जो है हमें क्या बनाना है, इससे वाइट सॉलिड फॉर्म करना है। अब वाइट सॉलिड जो है वो हमारे पास सिल्वर उसके जो वो आते हैं वो PPT हमारे पास वाइट सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोडियम उसके भी हमारे पास वाइट होते हैं। तो आप जो है वो कोई भी एक इसमें से इक्वेशन लिख दें, दोनों जो है वो इसी तरीके से रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया एज क्या कहते हैं इसको, कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है ड्राई ईथर में, और एसिटाइलिन रिएक्ट करवाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो हमारे पास वाइट एसिटाइलेट सिल्वर एसिटाइलेट यानी कि वाइट कलर में ये फॉर्म होता है, और हमारे पास जो है वो +2 HNO3 रिलीज़ होता है। अब ये सिल्वर एसिटाइलेट को इन्होंने जो है वो वाइट सॉलिड कहा हुआ है। ठीक है, वाइट सॉलिड कहा हुआ है, तो आप जो है वो परेशान ये नहीं होइएगा। तो आपको ये याद पता होना चाहिए कि ये जो है वो सिल्वर एसिटाइलेट ये वाइट कलर में था, और आपको रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, इथाइन के, इथीन के और इथेन के, और मीथेन भी है। ठीक है, तो इन सब के रिएक्शंस आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में से बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बल्कि सबके ही जो चैप्टर नंबर 9 है आपका उसमें भी आपको रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से याद, और याद कैसे होते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरो। नेक्स्ट है हमारे पास इथेन फ्रॉम क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब आपको नाम से ही जो है वो स्ट्रक्चर जहन में आ जाना चाहिए, इथेन फ्रॉम क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन क्या होगा, CH3, डेफिनेटली क्लोरोमीथेन कह रहे हैं ना, तो क्लोरोमीथेन का मतलब क्लोरो एक ही लगा हुआ है, और हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास क्लोरोमीथेन है। तो मीथेन कैसा होता है, मीथेन गैस हमारे पास ये CH4 होती है, सही है, तो क्लोरोमीथेन लगा हुआ है, तो यानी कि मिथाइल क्लोराइड है वो, बेसिकली क्लोरोमीथेन जिसको ये कह रहे हैं वो मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है,
तो अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, अब मिथाइल क्लोराइड है। अब डेफिनेटली हमें पता है मीथेन में एक वो होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो अब एक कार्बन से इथेन तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे मिथाइल क्लोराइड के। तो हमने क्या लिए, मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, और इसमें जो है वो वुड्स रिएक्शन फॉलो होगा। वुड्स रिएक्शन क्या करवाता है, बेसिकली वुड्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है, बल्कि सिंथेसिस करवाता है हायर अल्केन के, ठीक है। जहाँ पे हमें कार्बन चेन बढ़ानी होती है, हम वुड्स रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो अल्काइल हैलाइड यूज़ होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने ये लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास कैसे होगा रिएक्शन, अगर मैं खोल के लिखूँ तो हमारे पास इस तरीके से ये जो है वो सोडियम मेटल के ये NaCl निकल जाएगा, ठीक है। और जो है ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, जैसे ये इथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल कार्बन था, यहाँ पे आके जो है वो इथेन बन गया ये। तो ये जो है कार्बन चेन इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन है, वो हमने किया था मिथाइल आयोडाइड के साथ, और यहाँ पे देखें ये मिथाइल क्लोराइड के साथ है, ये क्लोरोमीथेन के साथ है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ई। हम ई देखते हैं। हमें वैसे तो 4 करनी थी, लेकिन मैंने सॉल्व सारी की हैं पेपर की वजह से, ठीक है। इथीन फ्रॉम इथेन, हमें इथीन बनानी है। इथीन यानी कि क्या बनानी है, इथाइलिन बनानी है फ्रॉम इथेन से। तो हमने इथेन लिया, 2 क्लोराइड मतलब कि यहाँ पे हमने क्लोरीन गैस ली, ठीक है। और हमने ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में किया है, तो क्या रिमूव हुआ, HCl रिमूव हुआ। HCl रिमूव हुआ तो ये क्लोराइड, एक जो है वो क्लोरीन अटैच हो गया इसके साथ, एक क्लोराइड आयन जो है वो अटैच हो गया इसके साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, और एक HCl निकल गया, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने KOH डाला इस मीडियम में, KOH डाला, तो KOH से क्या हुआ, हमारे पास KCl निकला, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकला एक। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, इथीन फॉर्म हो गया। किससे, इथेन से। तो हमें इथेन से इथीन प्रिपेयर करना था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी इक्वेशन समझ आ गई होंगी बहुत अच्छी तरीके से, और अगर नहीं समझ आई हैं तो आप जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, और इसके अलावा आप जो है मुझे कमेंट के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ वैसे प्रॉपर मीडियम जो है वो ईमेल का रहता है, तो ईमेल पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल्ड आंसर जो है वो कर सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास है IUPAC नेम्स। ओके, तो IUPAC जो है वो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अपने लेक्चर्स डाल चुकी हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो IUPAC के सिर्फ मैं आंसर्स डालूंगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि उस IUPAC के क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले हमें एक रीज़न है देना है, जो हमें पूछ रहे हैं कि वाई बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, डिस्कस एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब हम सबको ही पता होगा, अगर आप लोगों ने बेंजीन का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है। इसकी वजह ये है कि अगर आप उसमें देखें तो उसमें डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है। तो वो बहुत आसानी से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो पसंद करता है ऐसे स्पीशी को अपने पास बुलाना या अपने पास अटैच करना, ठीक है। क्योंकि उसके पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बेंजीन इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये जो फर्स्ट रीज़न है इसका, जो कि सवाल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, कि वाई बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्यों ये रीज़न का मैं जवाब लिख रही हूँ। ओके, तो ये रीज़न का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके फर्स्ट जो हमसे रीज़न पूछा गया है, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो वो पसंद करता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को जो है वो फौरी इसके साथ रिएक्ट करे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो यानी कि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होते हैं वो, तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन लविंग के पास जाना, इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। और जो बेंजीन है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो पसंद करता है कि वो ज़्यादा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उनके साथ रिएक्ट हो। सही है।
तो यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया कि बेंजीन इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल हैविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, hence it is electron rich. As a result, it is highly attractive towards electron deficient species, that is electrophiles. ठीक है, therefore it undergoes electrophilic substitution reaction very easily. ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वर्डिंग्स थोड़ी ज़्यादा लग रही होंगी तो आप अपनी वर्डिंग्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैटर कर ये करता है कि बात आपकी समझ आनी चाहिए, सही है। तो अब जो है हम वो मैकेनिज़्म जो भी है वैसे वो नोट्स में, हर नोट्स में मौजूद होता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं जो है आप लोगों से ज़्यादा चाहती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और अपने कमेंट से, अच्छे कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।